लोगों का अपना राज, पंचायती राज के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ होता है कि सत्ता एक जगह केंद्रीकृत न होकर कई वर्गों में बटा होता है। जैसे भारत में वर्तमान में केंद्र सरकार है, केंद्र के लिए राज्य सरकार, सभी राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन, पंचायती व्यवस्था के लिए, ग्रास रूट लेवल के लिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत, शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका। ठीक है। अब पंचायती राज हम कहते किसे हैं? तो भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, स्वशासन मतलब खुद से जो शासन चलाना, उससे है। भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया, मतलब विधानसभा इसको स्थापित करते हैं और इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। अब इसके विकास को देखेंगे हम लोग, इसका विकास कैसे हुआ, मतलब ये आगे कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले पंचायती राज के विकास में सबसे पहले काम किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को नेहरू जी द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके तुरंत बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया। तो आप लोग जानते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिस उद्देश्य से भारत में लागू किया गया वह सफल नहीं हुआ। इसकी असफलता के कई कारण थे। नौकरशाही की बाधा, लोगों की भागीदारी में कमी, मतलब जानकारी नहीं थे, शिक्षित नहीं थे लोग, पर शिक्षित एवं योग्य कर्मचारी की कमी और स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव। कुछ रुचि का अभाव भी था, सभी लोग रुचि नहीं ले रहे थे उसमें। इसी को सुधारने के लिए कई समितियां का गठन किया गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति बलवंत राय मेहता समिति, जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इस समिति को हम लोग बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। समिति ने नवंबर 1957 जनवरी में इसका गठन किया गया और इसने रिपोर्ट अपना नवंबर 1957 को सौंपा। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। सर्वप्रथम इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो महात्मा गांधी का विचार भी था। उसके बाद इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बात की। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा भी होना चाहिए। पंचायत समिति के कार्यक्रम निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, मतलब सलाहकार सलाह दे पंचायती राज व्यवस्था को। और समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 को स्वीकार भी कर लिया गया। इसको 1958 को स्वीकार कर लिया गया। तो आपने देखा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बागरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले के बागरी गांव में शुरुआत हुई। तारीख क्या है? तो तारीख है 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। उसके बाद उसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ लागू किया गया। उसके बाद एक समिति आते हैं अशोक मेहता समिति 1977 में। जनता पार्टी मतलब कांग्रेस, बिना कांग्रेस की सरकार वाली पार्टी, इसमें कांग्रेस की सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में जो पतोन्मुख हो रहा था
पतन हो रहा था, जो पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें दी। 132 सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया। उसमें से कुछ मुख्य जो सिफारिशी थे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। त्रिस्तरीय पंचायती राज को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। अशोक मेहता कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 3 जो स्तर है उसको बदल के 2 स्तर कर देना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत, मतलब ब्लॉक स्तर पर। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु है। कहते हैं कि राज्य स्तर के बाद विकेंद्रीकरण के लिए जिला सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर, देखो अशोक मेहता जी द्वारा पंचायती चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो के बारे में बात करते हैं। साथ ही ये कहते हैं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराया जाए। देखो यही सबसे पहले कहते हैं कि राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव होना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार भंग हो जाती है, इसलिए इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ता है। केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य मेन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर अपने यहाँ के लिए कुछ कदम उठाए। ये 3 कर्नाटक मेन है, कर्नाटक याद रखिए। उसके बाद हनुमंतराव समिति आता है, इसके बारे में उतना डिटेल जानना जरूरी नहीं है। फिर GVK राव समिति, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसने सबसे पहले जिला परिषद को केंद्रीय विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। ये भी जिला परिषद को ही सब मतलब महत्वपूर्ण स्थान देने की बात करते हैं। एक जिला विकास आयुक्त का सृजन करना चाहिए, यही सब है। तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। आगे आप देखेंगे तो GVK राव द्वारा भी पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन के बारे में बताया गया कि नियमित निर्वाचन होना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद एक LM सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी ने लोकतांत्रिक विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष थे LM सिंघवी। निम्न सिफारिशें दी। इन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए और उनके संरक्षण की आवश्यकता है के बारे में बात की कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए और भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, जिसके बारे में आप लोग जानिएगा आगे। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की बात करते हैं गांव। और तीसरी प्रमुख सिफारिश ये थी कि गांव की पंचायत को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह अपना विकास स्वयं करे और केंद्र या राज्य पर निर्भर न रहें। उसके बाद थुंगन समिति आता है। यह एक संसद की सलाहकार समिति है कि एक उप समिति है। PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कैसे करना है। तो पहला सिफारिश था कि संवैधानिक मान्यता मिल जानी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती जो बलवंत राय द्वारा सुझाव दिया गया था, वही थुंगन समिति भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। कार्यकाल के बारे में ये बताएं, 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए। इसके साथ साथ पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार होनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित किया जाना चाहिए। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इन्होंने भी आरक्षण की बात की, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की बात की। और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला का कलेक्टर हो। इन्होंने DM को के बारे में बताया कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला का कलेक्टर होना चाहिए।
इसके बाद एक समिति आता है गाडगिल समिति 1988। BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस यह पार्टी द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको प्रभाव में कैसे लाया जाए। तो इन्होंने कई सारे सुझाव दिए, उनमें सबसे अच्छी सुझाव थी संवैधानिक दर्जा, ये पहले बलवंत राय भी कहे हुए थे। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय, सेम बात। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्य का सीधा निर्वाचन, मतलब सीधा निर्वाचन, जनता सीधे चुने तीनों स्तर पर। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात इन्होंने भी की। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार हो, जिससे वो अपना विकास खुद कर सके। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायत के चुनाव को संपन्न कराए, मतलब एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की बात गाडगिल समिति द्वारा किया गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो गाडगिल समिति की अनुशंसा सिफारिश एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बने। गाडगिल समिति ही संशोधन विधेयक का एक आधार बनता है। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। तो इसका आप देखिए अब संवैधानिकरण कैसे होता है। राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया। तो LM सिंघवी समिति के उपरांत अनुशंसा की प्रतिक्रिया में राजीव गांधी सरकार द्वारा ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक करने और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया क्योंकि इसके द्वारा संख्या व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। मतलब इसमें ऐसी बातें थी कि इससे केंद्र ही मजबूत होगा, विकेंद्रीकरण की जगह केंद्र ज़्यादा मजबूत हो। इसके बाद BP सिंह सरकार 1989 में BP सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने केंद्र में कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए BP सिंह की अध्यक्षता में एक राज्यों के मुख्यमंत्री की 2 दिनों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार गिर गया। सरकार गिरा तो विधेयक भी खत्म हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस सरकार ने फिर एक बार पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया और उसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नए प्रस्ताव रखे। कुछ उसमें समय जब राजीव गांधी सरकार के द्वारा यह विधेयक लाया गया तो उसमें कुछ विवादास्पद प्रावधान थे जिससे केंद्र मजबूत हो, इसके लिए उसको समाप्त किया गया। 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आ गया। मतलब पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। ठीक है, अब इसके आप देखिए तो 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में से पास होता है और 23 दिसंबर को राज्यसभा से और 20 अप्रैल, मतलब देखिए 4 महीने बाद 5 महीने बाद अप्रैल में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति से पास होता है। 1992 इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा से 92 में पास हुआ, लेकिन इसको अधिनियमित होता है 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति द्वारा पास होता है और 24 अप्रैल को पूरे देश में यह लागू हो जाता है। आप लोग याद रखिए ये तारीख, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कुछ तथ्य हैं, जैसे बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। मतलब वो वास्तुकार हैं, उसको डिजाइन देने वाले बलवंत राय मेहता ही हैं। साथ ही साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी उनको कहा जाता है। अब जैसे अंग्रेज़ों के समय में लॉर्ड रिपन
को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की गई। मतलब ऐसे कहा जाए तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इसके समय जिला बोर्ड की स्थापना किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए संविधान संशोधन की। इस अधिनियम ने भारत में संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम में संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस सूची में 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं शामिल हैं। देखिए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अर्थात सूची जोड़ी गई। उसमें 29 कार्यकारी विषय है जिस पर पंचायत अपना कानून नियम बना सकता है। और वहीं 243 ओ के बाद 243 पी से जेड जी तक नगर निगम के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मतलब 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारतवर्ष में इसे लागू कर दिया गया और पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हो गया। कुछ विशेषता के बारे में हम लोग जानें तो ग्राम सभा होती है। यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति, अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं के ग्राम स्तरीय सभा होती है। मतलब उस गांव में, उस पंचायत में जो लोग पंजीकृत हैं मतदाता सूची में, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है। कुछ जो नियम राज्य विधान मंडल बनाएगी उसको यह लागू कर सकती है और उसके अनुसार ही यह कार्य कर सकती है। त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था किया गया, ये तो पहले हम बता चुके हैं। ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत की बात की गई। एक ग्राम स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और जो ब्लॉक स्तर होता है एक जिला स्तर पे। ठीक है। सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर के पंचायत के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक जो ब्लॉक स्तर है एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अर्थात जो गांव के पंचायत में जैसे मुखिया सरपंच बनेंगे उन्हें हम जनता सीधे वोट देके चुनेगी, और जो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे बनेंगे उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसके अध्यक्ष का चुनाव होगा। या जैसा विधानमंडल निर्धारित तरीका दे कि ऐसे चुनाव करवाना है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण की बात है। महिलाओं को 1/3 मतदान, मतलब 1/3 आरक्षण दिया गया कि 1/3 सीट पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। अब इसके कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव, मतलब पंचायत अगर भंग होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। OBC आरक्षण राज्य विधानमंडल बनाएगी। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। प्रत्येक गांव जो होगा उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। और पंचायत में निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। मतलब गांव पंचायत का जो निर्वाचन होगा, मुखिया सरपंच जो हम चुनेंगे, परिषद अध्यक्ष जो चुनेंगे हम, वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। जो 11वीं अनुसूची की बात थी उसमें 29 कार्यात्मक विषय वस्तु के समाहित किया गया। तो ये 29 विषय हम इसमें बता रहे हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। तो पहला कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण का काम पंचायती राज व्यवस्था में होगा। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास। चौथा आप जाने तो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, दूध की व्यवसाय तथा मछली पालन का काम पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में आता है। मत्स्य उद्योग, मतलब मछली का ही उद्योग लगाना हो। वन जीवन तथा कृषि खेती, वनों के लिए भी
पंचायत राज व्यवस्था को विषय दिया गया, उस पर ये काम करते हैं। उसके बाद लघु वन उत्पत्ति हो गए, जैसे लघु उद्योग हो गए जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास का कार्य, पीने वाला पानी, ईंधन तथा पशु चारा, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन पर काम पंचायती राज व्यवस्था करेगी। ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित हो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीब को कैसे समाप्त किया जाए, गरीबी कैसे समाप्त किया जाए, उस पर यह कार्यक्रम बनाएगी, उस पर यह नियम बनाएगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय का विकास करना चाहिए, इस पर वो काम करेगी। यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की बात ये करेगी। वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा पर पूर्ण जोर यह पंचायत व्यवस्था में दिया जाएगा। उसके बाद आप पुस्तकालय बनवाना हो, सांस्कृतिक कार्य करवाना हो, बाजार तथा मेले का आयोजन करना हो, सभी कार्य पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा होगा। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल है, इसका भी यह देखभाल करेगा। पारिवारिक समृद्धि को ध्यान में रखेगा। यह महिला एवं बाल विकास का काम करेगा, महिलाओं एवं बालकों का सही विकास होना चाहिए, उस पर यह काम करेगा। सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग व मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि पर ध्यान देगा, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग सम्मिलित है, किसको वो आगे बढ़ाएगा। लोक विभाजन पद्धति पर यह काम करेगा। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करेगा, जो सरकारी संपत्ति है उसका यह देखरेख करेगा। यही पंचायती राज व्यवस्था में जो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, उसमें 29 विषय पंचायती राज को दिया गया। ये 29 विषय मैंने आपको समझा दिया।